हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स, मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन। और फ्री एजुकेशन सिर्फ आपके विषय की ही नहीं बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। तो हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही साथ हर एक वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी वीडियोस आपके सामने आएंगे वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा ही तैयार किए गए हैं। आपको बिल्कुल 100% 100% समझ में आएंगे और आप स्वयं कहेंगे कि बिल्कुल सच कहा था, क्योंकि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारी कथनी और करनी अलग नहीं है, एक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा हमारे साथ हमेशा। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए, आपके सामने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ है हमारा 3। जी हां, गद्य खंड से पाठ 3, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो जो आपने देखे होंगे पाठ 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। गद्य खंड का पाठ 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं पाठ 3 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। पाठ 3 का नाम है ततारा वामीरो कथा। लिखा है लेखक लीलाधर मंडलोई जी ने। गद्य खंड का ये है 3रा चैप्टर। और इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? आपको पाठ सोच रहे होंगे क्या है तंतारा वामीरो कथा, समझ में नहीं आ रहा। आएगा, क्योंकि ये एक ऐसे द्वीप की कहानी है, एक ऐसे द्वीपों की कहानी है जो पहले थे एक लेकिन हो गए दोनों अलग अलग। क्या रहस्य है, यही तो सब जानेंगे हम इस पाठ में। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम चलते हैं लेखक के जीवन परिचय पर। तो आइए, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। लीलाधर मंडलोई जी और हिंदी के साहित्यकारों को हम हमेशा नमन करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं उनके दिए गए योगदानों के लिए, जिन्होंने हिंदी भाषा का परचम न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फहराया है और फहराता रहेगा। इस तरह की ये जो रचना है, कैसी रचना है, कौन से द्वीपों की कहानी है, क्या कहना चाहा है लीलाधर मंडलोई जी ने, आइए पहले हम चलते हैं उनके जीवन परिचय पर। इनका जन्म सन 1954 को जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए सन 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रमुख कार्य क्या है? घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। ठीक है, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब यहां पर आप एक चित्र देख रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो कुछ अभी के इंसान नहीं नज़र आते हैं, ये तो बहुत पहले की कहानी है। कौन है ये दो? इन्हीं दोनों प्रेमियों की कथा है ये। ऐसे प्रेमियों की कथा जिनके मन में एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम था, और प्रेम का अर्थ सच्चाई ही है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रेम का अर्थ है सच्चाई, प्रेम का अर्थ है पवित्रता, प्रेम का अर्थ है त्याग, प्रेम का अर्थ है समर्पण, प्रेम का अर्थ है निस्वार्थ भावना। जब ये सारी भावनाएं हैं तभी हम उसको प्रेम कह सकते हैं। यदि ये भावनाएं नहीं हैं तो वो प्रेम नहीं है, वो मात्र मोह या आकर्षण है। समझ में आया? ये है प्रेम कथा इन दोनों प्रेमियों की, जो रहते तो थोड़े दूरी पर या अलग अलग द्वीपों में थे, परंतु इनके मन में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना उत्पन्न हुई और वो भावना इतनी पवित्र थी कि आज लोग इनको पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि प्रेम पवित्र है। प्रेम परमात्मा का ही दूसरा नाम है।
ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पुनः यही समझाने का प्रयास कर रही हूं कि जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम को कभी भी मोह या आकर्षण की परिभाषा ना दें, क्योंकि प्रेम जहां है, ध्यान से देखिएगा आप, जहां प्रेम है वहां क्या है, क्या क्या है बता देती हूं। प्रेम है तो पवित्रता है, प्रेम है तो त्याग है, प्रेम है तो समर्पण है, प्रेम है तो निस्वार्थ भावना है, निस्वार्थता कह सकते हैं, और प्रेम है तो सच्चाई है। और भी हम कई बातें जो बिल्कुल सच्चाई पवित्रता के साथ हैं, उसी को हम प्रेम कहेंगे। और ये जो प्रेम है, अब आप ध्यान से देख लीजिए, पवित्रता, त्याग, समर्पण, निस्वार्थता एवं सच्चाई ही प्रेम की परिभाषा है। इसके अलावा यदि कुछ हासिल करना है, या हमारा स्वार्थ निहित हो, या जिसमें कोई झूठ शामिल हो, या जिसमें सिर्फ लेना या चाहना ही हो, या फिर जिसमें पवित्रता ना हो, वो प्रेम कदापि नहीं है। यहाँ प्रेम अर्थात पवित्रता है। और ये दोनों प्रेमी जो थे, एक तांतारा नाम था और दूसरे का वामीरो। आज हम इन्हीं की कथा पढ़ेंगे, प्रेम कथा, जो है तो एकदम कई वर्षों पुरानी, परंतु आज इनको पूजा जाता है वहां के लोगों के द्वारा, क्योंकि उनका प्रेम एकदम ईश्वर जनित था। और प्रेम का अर्थ है परमात्मा। समझ आया? और जहां ये भावना नहीं है, वो प्रेम नहीं, वो होता है मोह। और मोह में इसके विपरीत सब कुछ शामिल होता है। त्याग नहीं होगा, वहां चाह होगी, स्वार्थ होगा, झूठ भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसको प्रेम कदापि नहीं कहेंगे, ये मात्र आकर्षण होता है। और जहां आकर्षण जो रहता है, और एक बात, ये जीवन पर्यंत रहता है। प्रेम जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत मतलब समझते हैं? जीवन पर्यंत मीन्स जब तक हमारे प्राण हैं तब तक प्रेम रहता है, इसकी कोई अवधि नहीं रहती। जबकि मोह या आकर्षण की हम बात करें तो इनकी एक सीमित अवधि रहती है। कितनी सीमित? कि जब तक किसी वस्तु में चमक धमक है या आकर्षण है, या किसी व्यक्ति में फिजिकल अट्रैक्शन है या फिजिकल सुंदरता है, तब तक वो मोह या आकर्षण रहेगा। जब ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, तो ये मोह या आकर्षण भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो उसको प्रेम कदापि नहीं कहेंगे। और यदि देखा जाए तो अक्सर जिसको लोग प्रेम का नाम दे देते हैं, वो प्रेम नहीं, वो मोह या तो आकर्षण होता है। सुन लिया ध्यान से कि हम यहां बात कर रहे हैं दो सच्चे प्रेमियों की कथा की बात, जिनकी प्रेम की पवित्रता की पराकाष्ठा आज वहां के अर्थात उस समय के लोगों ने भी जानी, मानी और पूजनीय बना दिया है इन दोनों प्रेमियों को। ठीक है, इसी प्रेम जनित कथा को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तांतारा वामीरो की प्रेम कथा। देखते हैं कि ये प्रेम की कथा कहां से शुरू हुई और आखिरकार उसका परिणाम क्या हुआ। क्या दोनों अच्छे से मिल गए होंगे, या फिर दुनिया या जमाने ने उनके प्रेम को समझा ही नहीं होगा। कुछ इस तरह का हाल हुआ होगा कि वे दोनों सच्चे प्रेमी आखिरकार बिछड़ गए होंगे, मिले होंगे या बिछड़े होंगे। यही तो कहानी में हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर और पढ़ते हैं। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, और हर एक शब्द को, हर एक वाक्य को प्रेम के आधार पर लेना है। हमें सच्चाई के साथ लेना है, पवित्रता के साथ लेना है, समर्पण के साथ लेना है, निस्वार्थता के साथ लेना है। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। आइए देखते हैं कि ये कथा कब की है, क्या है इस कथा में। यह पाठ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा समझते हैं ना, लोक कथा जो कथाएं सदियों से चली आ रही हैं, उस पर आधारित है। कहां की? अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार है, जो कि लिटिल अंडमान से 96 अर्थात 96 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार, पौराणिक जनश्रुति मतलब जो लोगों ने सुना है, जन मतलब हर एक लोग, व्यक्ति, श्रुति मतलब जो उन्होंने सुना है। पौराणिक जनश्रुति के अनुसार ये दोनों द्वीप पहले एक ही थे। ध्यान से सुनिएगा, शुरू से जब आप सुनेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी, इसलिए ध्यानपूर्वक एकदम एकाग्रचित होकर सुनिए कहानी। पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके अलग होने के पीछे एक लोक कथा आज भी प्रचलित है। कौन सी लोक कथा? चलते हैं दो प्रेमियों की कहानी की तरफ। जब दोनों द्वीप एक थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था, जहां एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। युवक का नाम तारा। वह एक नेक और ईमानदार व्यक्ति था, जो कि शक्तिशाली भी था। नेक भी था, सुंदर भी था, सुशील भी था, शक्तिशाली भी था और ईमानदार भी था, और सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। सभी निकोबारी जो वहां के द्वीप समूह के लोग थे, वो ततारा से बहुत अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि वो सबके भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह अपने गांव के लोगों के साथ सारे द्वीप की भी सेवा करता था। मतलब शक्तिशाली या ईमानदार था, तो उसने अपनी शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए हमेशा किया, इसलिए लोग उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह पारंपरिक पोशाक में रहने के साथ अपनी कमर में सदा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था, जैसे आपने अभी चित्र में देखा था। ठीक है, वह कभी तलवार का उपयोग नहीं करता था। लोगों का मत था कि तलवार में दैवीय शक्ति थी। लोगों का यह मत था उस समय भी कि जो ततारा अपनी कमर में तलवार बांधे रहता है, उसमें दैवीय शक्ति थी। वो बिना तलवार के ही सारी समस्याओं का समाधान कर देता है, सारे कार्यों को सुलझा जाता है, और उसको तलवार निकालने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और उस तलवार में तो दैवीय शक्ति थी, ये वहां के लोगों का कहना था। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल पड़ा, क्योंकि दिन भर परिश्रम करता था, लोगों की भलाई करना, कामकाज करना, व्यस्त रहता था। सुंदर था, शक्तिशाली था, ईमानदार था, सच्चा था। सूरज डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार मीन्स हवाएं, ध्यान रखिएगा, बयार मीन्स होता है हवाएं। पक्षियां अपने घरों को वापस जा रहे थे। ततारा सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था। जैसे ही शाम होती है, पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं, ये तो आपने भी अनुभव किया है। तो उसने देखा कि वो सूरज की अंतिम किरणों को समुद्र पर निहार रहा था, समुद्र के किनारे बैठा था, और सूरज डूबता हुआ बहुत मनमोहक लगता है। जिस तरह से सुबह की लालिमा पूरे संपूर्ण वातावरण को बहुत सुंदर बना देती है, वैसे ही सूर्य अस्त होता है तब भी समुद्र में उसकी परछाई देख रहा था, अर्थात निहार रहा था, गौर से देख रहा था। तभी उसे कहीं पास से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। सुध बुध खोने लगा। अब जबकि वो सूर्य अस्त की सुंदरता में समुद्र में सूर्य अस्त को निहार रहा था, तभी उसके कानों में एक मधुर गीत की धुन सुनाई दी। अब क्या हुआ, वो अपनी सुध बुध खोने लगा, क्योंकि गीत में इतनी मधुरता थी कि वो तल्लीन हो गया, पूरी तरह से लीन हो गया, और वो सोचने लगा, मतलब वो अपने ही सुध बुध खो बैठा कि मैं कहाँ हूं, और वो गीत की तरफ जाने लगा। लहरों की एक प्रबल वेग ने उसे जगाया। जब लहरों की एकदम, मतलब वो तो खो चुका था अपने आप को, गीत में बहुत मधुरता थी, और अचानक से समुद्र की लहरें आई, तब जाकर उसे अपने आप को एक्टिव किया उसने कि अरे मुझे क्या हुआ। वह जिधर से गीत के स्वर आ रहे थे उधर बढ़ता गया। उसने गीत के स्वर जहां से आ रहे थे वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो कि वह श्रृंगार गीत गा रही थी। श्रृंगार गीत मतलब समझते हैं, प्रेम भरा गीत, क्योंकि श्रृंगार का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस, रसों की चर्चा भी हम करेंगे। तो वो प्रेम भरा एक अच्छा मधुर गीत गा रही थी एक युवती। अचानक एक समुद्री लहर उठी और युवती को भी भिगो दिया, जिसकी हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। वो थोड़ी दूरी पर थी, इस तरफ कहीं तंतारा था, और वहां वो आराम से बैठकर गीत गा रही थी। तभी समुद्र की लहर पड़ी
और उसको भिगा दिया और वो उसका गीत उसने बंद कर दिया। एकदम हड़बड़ा उठी वो। फिर क्या हुआ? तंतारा ने विनम्रता पूर्वक उसके मधुर गायन छोड़ने के पीछे वजह पूछी। अब जैसे ही तंतारा उसके पास धीरे धीरे गया और उसने उससे पूछा कि आपने गीत गाना बंद क्यों कर दिया, गाइए ना। युवती उसे देखकर चौंक गई और ऐसे असंगत प्रश्न का कारण पूछने लगी। उसे ये उसका प्रश्न पूछना असंगत लगा। असंगत मतलब वो उससे एग्री नहीं हुई, डिसएग्री थी कि ये प्रश्न क्यों पूछा तुमने, ठीक है। तंतारा उससे बार बार गाने को बोल रहा था कि गाइए ना, आप बहुत मधुर गाती हैं, आप फिर से गाइए ना, आप क्यों चुप हो गई, गाइए ना, कृपया गाइए ना। इस तरह से वो बार बार गाने को कहता जा रहा था। अंत में तंतारा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगकर उसका नाम पूछा। लेकिन उसे एकदम फिर से होश आया कि मैं क्यों इससे बार बार गाने को कह रहा हूं, जबकि वो युवती गाने को तैयार ही नहीं है। तो उसको एकदम होश आया अपने और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे अब नहीं कहूँगा कि आप पुनः गाएं, लेकिन आप अपना नाम बताएंगी। उसने अपना नाम वामीरो बताया। हीरो कौन थे, मतलब जो नायक थे कहानी कहानी के, वो कौन थे? तंतारा और नायिका वामीरो। पाठ का नाम लगा ना, तंतारा वामीरो बताया। तंतारा ने उसे अपना नाम बताते हुए कल फिर आने का आग्रह किया। तंतारा ने कहा, क्या आप प्रतिदिन यहाँ समुद्र के किनारे आती हैं? यदि आती हैं तो कल भी आइएगा, मैं भी आता हूँ। वामीरो जब अपने घर पर लपाती पहुंची, एकदम सकपका कर नहीं की, अरे ये क्या था, कौन था, क्यों मुझसे किस तरह के प्रश्न पूछ रहा था, और घबराहट में वो एकदम जल्दबाजी में अपने घर की तरफ पहुंची। तो उसे भीतर से बेचैनी होने लगी, बड़ी घबराहट थी। उसने तंतारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया जो कि वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। कहते हैं ना, सपनों का राजकुमार, हर एक के मन में सपनों के राजकुमार की एक छवि बन जाती है। तो वामीरो ने जब तंतारा को देखा तो उसको वो बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा उसके ख्वाबों में या ख्यालों में था। जैसी छवि उसने अपने सपनों में सोची थी, तंतारा का जो हुलिया था या जो शारीरिक वर्णन कहें, वो हूबहू वैसा ही था। परंतु उनका संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अब परंपरा के विरुद्ध क्यों था, सुनिए। इसलिए उसने तंतारा को भूलना ही बेहतर समझा, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि उसने सोचा कि नहीं नहीं, लेकिन वो दूसरे गांव का है और हम दूसरे गांव के हैं, क्योंकि वामीरो दूसरे गांव की थी, तंतारा दूसरे गांव का था। और वहाँ के जो रिवाज था समाज में, वो चला आ रहा था कि इस दो गांव के कभी भी इनमें आपस में विवाह नहीं होगा। जब वामीरो ने ये बात याद की तो उसने सोचा कि नहीं, मुझे तो तंतारा को भूलना होगा, मैं अब इससे कुछ भी, इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगी। तो उसने सोचा कि अब इसको भूलना ही बेहतर है। किसी तरह दोनों की रात बीती। दूसरे दिन तंतारा लपाती के समुद्री चट्टान पर शाम में वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। लपाती जगह का नाम, गांव का नाम है, ठीक है। अब वो फिर दूसरे दिन आया और वहां पर चट्टान पर शाम के समय फिर वामीरो की प्रतीक्षा करने लगा। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वामीरो अवश्य आएगी, और वामीरो सोच रही थी कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये विरुद्ध है। हमारे गांव वाले जो है वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे, हमारा विवाह कभी नहीं होने देंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन बताइए, क्या वामीरो वहां गई होगी या नहीं गई होगी? आइए, सूरज ढलने को था सहसा, तभी उसे नारियल के झुरमुटों के बीच एक आकृति दिखाई दी जो कि वामीरो ही थी। नारियल के पेड़ों का झुरमुट था। बस सूरज डूबने को ही था कि तंतारा ने देखा कि वहां एक छवि या इमेज दिख रही है जो कि वामीरो थी। तंतारा एकदम गदगद हो गया, प्रसन्नचित हो गया। अब दोनों रोज शाम में मिलते और एक दूसरे को एकटक निहारते खड़े रहते, ठीक है। लपाती के कुछ युवकों ने उन दोनों को इस मूक प्रेम को भांप लिया। अब देखिए, लपाती गांव का नाम है, और कुछ लोगों ने जब उन दोनों को देखा कि ये दोनों अक्सर यहाँ आते हैं और एक दूसरे को चुपचाप देखते रहते हैं कई समय, मतलब घंटों बीत जाने के बाद भी, तो उन्होंने उन दोनों के मूक प्रेम मीन्स समझ रहे हैं ना, बिना कुछ कहे ही एक दूसरे के प्रति प्रेम में डूब जाना, मूक प्रेम को उन्होंने भांप लिया अर्थात समझ लिया। और यह बात हवा की तरह सबको मालूम हो गई, क्योंकि वो जो युवक थे उन्होंने गांव में सबको बता दिया कि उस गांव की युवती और तंतारा के बीच में प्रेम हो रहा है, जो कि हमारी परंपराओं के या हमारी रीतियों के विरुद्ध है।
ये बात संपूर्ण लपाती में बिल्कुल आग की तरह फैल गई। क्या हुआ फिर? परंतु दोनों का विवाह संभव ना था क्योंकि दोनों अलग अलग गांव से थे। सबने दोनों को समझाने का पूरा प्रयास किया, किंतु दोनों अडिग रहे और हर शाम मिलते रहे। सबने कहा कि देखिए, आप लोग इस तरह से ये अपने प्रेम को यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आप दोनों का विवाह संभव नहीं है। ये कई पीढ़ियों से चला आ रहा है कि इस गांव का इस गांव से संबंध नहीं हो सकता। जो भी होता है वो हमारे इसी गांव के अंदर अंदर विवाह रच जाते हैं। आपका और हमारे गांव का कोई भी संबंध संभव नहीं है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दीजिए। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और वे हमेशा हर शाम को मिलते रहे। कुछ समय बाद तंतारा के गांव पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ। अभी आप देखिए, वामीरों का गांव कौन सा था? लपाती। और तंतारा का गांव क्या था? पासा। याद रखिएगा, पशु पर्व का आयोजन था जिसमें सभी गांव हिस्सा लिया करते थे। पशु पर्व मनाया जाता था, कहीं आपस में जानवर लड़ाए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे पशु पर्व होते हैं जो मनाए जाते हैं। तो अब क्या हुआ, जिसमें सभी गांव वालों ने हिस्सा लिया। पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की भी शक्ति परीक्षा होती थी। साथ ही गीत संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। वहां पर पशुओं की शक्ति के साथ साथ जो युवक रहते थे एकदम यंग, उनकी भी शक्ति की परीक्षा होती थी। उनका भी शायद मल्ल युद्ध होता होगा, आपस में कुश्ती होती होगी। इस तरह की प्रतियोगिताएं होती थी और फिर आराम से भोजन का भी आयोजन होता था। शाम में सभी लोग पास आने लगे और धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम होने लगे, परंतु तंतारा का मन इनमें ना होकर वामीरों को खोजने में व्यस्त था। लेकिन इतना सब कुछ हो रहा था, सब बड़े एंजॉय के साथ, एकदम पूरी लगन के साथ उस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, परंतु तंतारा की आंखें सिर्फ और सिर्फ वामीरों को ही ढूंढ रही थी कि कहाँ है, क्या वो आएगी। तरह तरह के प्रश्न उसके मन और मस्तिष्क में पनप रहे थे और वो बस इसी प्रतीक्षा में था कि वामीरो आ जाए। क्या लगता है आपको, क्या वामीरो आएगी या आई होगी या नहीं आई होगी? चलते हैं, देख लेते हैं। तभी उसे नारियल के झुंड के पीछे वामीरो दिखाई दी, अर्थात वामीरो आई। वहां तंतारा को देखते ही रोने लगी और तंतारा को देखते ही वो एकदम रोने लगी, विह्वल हो गई, विचलित हो गई, दुखी हो गई। रुदन का स्वर सुनकर वामीरो की माँ वहां पहुंच गई और उसने तंतारा को बुरा भला कहकर अपमानित किया। माँ, क्योंकि वो किसकी माँ पहुंच गई? वामीरो की माँ, ठीक है। उसके साथ साथ वो भी आई थी, तो उसने तंतारा को बुरा भला कहा कि तुम्हें पता है कि हमारे गांव का और तुम्हारे गांव का कोई संबंध नहीं हो सकता। फिर भी तरह तरह की बातें उनको बुरा भला कहकर तंतारा को अपमानित कर दिया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज उठाने लगे, जो कि हमेशा गांव वालों की भलाई करता था, हमेशा उनकी सहायता करता था, हमेशा हर एक की सहायता बस उसके कानों तक पहुंच जाए और वो तत्पर रहता था। लेकिन आज वही गांव वाले उसके विरोध में खड़े हो गए। यह तंतारा के लिए असहनीय था, क्योंकि वो ये महसूस कर रहा था कि जिन ग्राम वासियों के लिए या गांव वालों के लिए मैं बचपन से लेकर आज तक एक ढाल की तरह बनकर खड़ा रहा, आज वही गांव वाले मेरे विरोध में आ गए। तो असहनीय था उसके लिए, वो मतलब सहन नहीं कर पा रहा था। उसे परंपरा पर क्षोभ हो रहा था कि ऐसी कैसी परंपरा जो हमारी खुशी का या हमारी सच्चाई का मोल ही नहीं समझ सकते, और अपनी असहायता पर गुस्सा, और उसे जो परंपरा थी उस पर दुख हो रहा था और अपनी असहायता पर गुस्सा। अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और क्रोध में उसने अपनी तलवार निकालकर धरती में घोंप दी और पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। वो तलवार, अभी आपने सुना था ना स्टार्टिंग में कि वो कभी भी अपनी तलवार को निकालता नहीं था, लेकिन ये समय था उसके सच्चे हृदय और सच्चे प्रेम का। तो उसने अपनी तलवार को निकाला और पूरी ताकत से जमीन में घोंप दिया और फिर पूरे गुस्से के साथ, जोश के साथ उस तलवार को निकालकर धरती में घोंप दिया और पूरी ताकत लगाकर खींचने भी लगा। जहां से लकीर खींची थी वहां से धरती में दरार आने लगी। सोचिए, ये पहले ही वर्णित हो चुका है कि उसकी तलवार में दैवीय शक्ति थी। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक सच्चा व्यक्ति था। तो उसने धरती में घोंपा और खींचने लगा और जहां तक उसकी तलवार की लकीर थी वहां धरती में दरार आने लगी।
धरती फटने लगी। द्वीप के दो टुकड़े हो चुके थे, एक तरफ तंतारा था और दूसरी तरफ वामीरो। धरती इस कदर फट गई कि दो हिस्से हो गए, एक तरफ थी वामीरो और दूसरी तरफ था तंतारा। दूसरा द्वीप धंसने लगा था। तंतारा को जैसे ही होश आया उसने दूसरे द्वीप का कूद कर सिरा पकड़ने की कोशिश की, परंतु सफल ना हो सका और नीचे की तरफ फिसलने लगा। देखिए, ध्यान से देखिए कि जब जमीन में दरार आने लगी बुरी तरह से, एकदम धरती में दरार आ गई। यहां थी वामीरो और यहां था तंतारा। अब जब एकदम से उसको होश आया कि मैं ये क्या कर रहा हूं, तो ये धरती फटने लगी। अब उसको आया कि तुरंत उस तरफ कूदने लगा और उस छोर को, सिरे को उसने पूरी ताकत से पकड़ा, परंतु वो नहीं पकड़ पाया और क्या हुआ कि फिसलने लगा नीचे की तरफ जाएगा तो मौत के घाट, अर्थात उसको सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही प्राप्त होगी, क्योंकि धरती खाई की तरह मुंह बाए खड़ी हुई थी, पूरी तरह से फट चुकी थी। अब क्या हुआ, आगे देखते हैं। दोनों के मुंह से एक दूसरे के लिए चीख निकल रही थी। उधर से वामीरो तांतारा तांतारा चीखे जा रही थी, इधर से तांतारा वामीरो वामीरो कहे जा रहा था। तांतारा लहू लुहान अचेत पड़ा था। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने तांतारा को खोजने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं मिला। आज ना तो तांतारा है और ना वामीरो, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है, क्योंकि उनकी प्रेम कथा, जैसा अभी मैंने बताया, कि पवित्र थी, जिसमें त्याग था, निस्वार्थता थी। ठीक है, एकदम त्याग। यही अब क्या किया कि घर घर में सुनाई जाती। इस घटना के निकोबारी एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे। इस घटना के बाद क्या हुआ कि इस घटना के बाद ही जो दो गांव थे जिसमें वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, अब वैवाहिक संबंध होने लगे उस घटना के बाद। तंतारा की तलवार से कार निकोबार से जो दो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। ठीक है, ये थी तंतारा और वामीरो को प्रेम कथा। किस कदर अपने आप को सच्चे प्रेम की खातिर, पवित्रता की खातिर, त्याग की खातिर अपने आप को ही उसने बलि दे दिया, अर्थात उसने अपने आप को ही पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। समझ में आया कि प्रेम क्या होता है। मोह और प्रेम दोनों अलग अलग है। जहां प्रेम पवित्र है, त्याग है, निस्वार्थता है, परमात्मा है, वहीं मोह सिर्फ और सिर्फ आकर्षण है, जिसमें कुछ समय की अवधि रहती है। उसके बाद जैसे ही चमक धमक या शारीरिक सुंदरता जाने लगती है, मोह या आकर्षण भी चला जाता है। परंतु प्रेम जीवन पर्यंत हमेशा मन और मस्तिष्क में रहता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो ये जो आज आपने अर्थ समझा प्रेम और मोह का, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का नंबर 1 ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है। यहां पर ना केवल आपके विषय की शिक्षा ही फ्री में प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए फ्री में प्रोवाइड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी प्रकार की परीक्षाएं मतलब कौन सी परीक्षाएं? चलिए मैं नाम भी बता देती हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी और भी कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस यहां पर आपको मिलेंगे एकदम फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। किसी प्रकार के कभी भी हम आपसे नहीं कहेंगे कि आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा या किसी प्रकार का कोई चार्ज देना होगा, नहीं। और जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। चलते हैं हम विषय के तरफ कि आपके जो विषय के सब्जेक्ट्स हैं या जो भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो उनको आप दोनों भाषाओं में देख सकते हैं। हिंदी में भी देख सकते हैं, सीबीएसई हिंदी में, और सीबीएसई
इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस भाषा को या किस भाषा का माध्यम चयन करते हैं। मान लीजिए आप हिंदी भाषा को चयन करते हैं या हिंदी माध्यम या हिंदी मीडियम का चयन करते हैं, तो आपको अपने विषय के सभी वीडियोस हिंदी में मिल जाएंगे, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं की बात कर रही हूं। और आगामी जो कक्षाएं होंगी जैसे 11वीं, 12वीं, उसमें आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सभी के वीडियोस हिंदी माध्यम में या हिंदी मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना। अब और एक मैं बात बता दूं कि जिस भी वीडियो का आपको मतलब जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना है तो जस्ट आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप जो भी वीडियो क्लिक करेंगे ना, तो उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 10th हिंदी लाली वर्मा, आप क्लिक करेंगे उस पर तो हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां पर आपके समक्ष आ जाएगी। जैसे CBSE या NCERT पर आधारित आप संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, या फिर आप विषय का संपूर्ण विवरण देखना चाहते हैं कि विषय में क्या क्या है, क्या फिर आप देखना चाहते हैं सभी अध्याय का क्रमानुसार सारांश। जी हां, हर एक पाठ का, चाहे वो कविता हो या गद्य हो, सभी पाठों का, सभी कविताओं का क्रमानुसार सार भी दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही साथ NCERT सॉल्यूशंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, सब कुछ मिलता है यहां। यदि मैं कहूं कि ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स, तो इसमें कोई अति नहीं होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो इस प्रकार से आप यहां पर प्लेलिस्ट में जाकर हर एक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपको देखना हो आप क्लिक कर दीजिए, उससे संबंधित वीडियो आ जाएगा। मान लीजिए आपको देखना है पाठ्यक्रम परिचय, क्योंकि पाठ्यक्रम जब आप देखेंगे तभी तो साल भर की पढ़ाई आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बेस है, ये तो नींव है। जब बेस मजबूत होगा, आधार मजबूत होगा, तो हम आगे की सीढ़ियों को आराम से पार कर सकते हैं। क्लियर? तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे कि आपकी क्लास में कौन कौन सी पाठ्य पुस्तिकाएं हैं, पता है ना। कोर्स ए में क्षितिज और कृतिका भाग 2, क्योंकि भाग 1 आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। कोर्स बी की हम बात करें तो स्पर्श और संचयन भाग 2, वही 9th में हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब नाम वही है और सिर्फ भाग में अंतर है, क्योंकि वो थी 9वीं, ये है 10वीं। तो आप ये नहीं सोचेंगे, मुझे पता है आपके मस्तिष्क में प्रश्न जरूर आ रहे होंगे कि मैडम वही बुक्स हैं, क्या चैप्टर्स भी वही हैं, या वही राइटर्स हैं, या पोएट्स जो कवि या लेखक भी समान ही हैं। सारे प्रश्नों का, आपके जितने भी प्रश्न मस्तिष्क में उपज रहे हैं ना, सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा और फिर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमने कहा वो है या नहीं, और जवाब आएगा है। और आपको वीडियो पसंद भी आएगा। जब वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब क्यों? ताकि आपको न्यू जो भी वीडियोस आएंगे, नए वीडियोस आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप तुरंत आराम से अपने आप को अपडेट कर सकें। साथ ही साथ आप कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए, उसमें आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती है। और लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे पता है आप बड़े होनहार स्टूडेंट्स हैं और आपके बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो कॉन्टेक्ट्स हैं तो इनको शेयर भी करना है, ताकि आपकी तरह सभी स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू।